हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2020 का जो पेपर है उसका हल देखेंगे। ये जो सेट है 825 ओडी का सेट है। इस वीडियो में हम सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो आपको समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के जो निर्देश दिए गए हैं ये पढ़ने के मिलते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद खंड का पड़ा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ भी निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गैरिबाल्डी, दूसरा बिस्मार्क, तीसरा काबूर, चौथा मेजनी। तो इन चारों में से चौथा ठीक होगा, मेजनी, जिसे ज्यूसेपे मैत्सिनी पूरा नाम है इनका। तो यही संस्थापक थे। दूसरा है कि फ्रांस की क्रांति हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। 1788 ईस्वी में, 1789, 1790, 1787। इन चारों में से दूसरा ठीक होगा, 1789। उसके बाद तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें तीसरा ठीक होगा, 1885 में। अगले पृष्ठ पर पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे बसपा बोलते हैं, के संस्थापक कौन थे? इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं। कांशीराम, मायावती, साहू जी महाराज, मुलायम सिंह यादव। तो इस चारों में से पहला ठीक होगा, कांशीराम। इसके बाद 5वां है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? इसमें भी 4 विकल्प दिए गए, 1919 ईस्वी, 1920, 1922, 1924। तो इसमें दूसरा ठीक होगा, 1920 ईस्वी को। उसके बाद है छठा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? जैसे कि आपको पता ही होगा। इसमें 4 विकल्प इसमें भी 20 है, 22 है, 24 है, 26 है। तो इन चारों में से दूसरा ठीक होगा, 22। अब हम अगले अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें 7वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? तो ये 5 फरवरी 1922 को लिया गया। जिसमें उत्तर मैंने लिखा है, आपको नोट्स मैंने बना लिया, आपको दिखा रहा हूँ। आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। पहले आप अति लघुत्तरीय प्रश्न हेडिंग डालेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 7 है, 7 डालेंगे। उसके बाद उत्तर लिखेंगे, सुंदर लेख में लिखना। तो पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया। सन आप ध्यान रखिए, 5 फरवरी 1922, या सिर्फ आप 1922 लिख दें तब भी नंबर मिल जाएंगे आपको। और ये चौरी चौरा की घटना, ये 2 बातें मेन है, ध्यान रखिए। तुम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर में प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका भी उत्तर देख लेते हैं। इस तरह आपको लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या 8, उसके बाद उत्तर लिखना है। पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा है मजदूर संघ, चौथा है विवाह। इसमें 4 ही विषय गुजरा है, तो 4 विषय आपको लिख देना। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। 9वां है, जो कि वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुई? ये भी 2 नंबर का है, तो इसका उत्तर देखते हैं हम। इस तरह आपको लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या 9। वियना कांग्रेस का सम्मेलन 1815 ईस्वी में वियना में हुआ था।
और आपको एक बात का ध्यान रखना है, बीच में एक लाइन छोड़ना है जिससे कि स्पष्ट दिखाई दे। तो वियना कांग्रेस का सम्मेलन 1815 ईस्वी में वियना में ही हुआ था, इसीलिए वियना कांग्रेस का सम्मेलन कहते हैं। उसके बाद अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। ये 3 नंबर में क्वेश्चन है, 3 कारण है, एक नंबर का हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम देखते हैं। हमने डाला है ये हेडिंग लघु उत्तरीय प्रश्न, एक लाइन आपको छोड़ना है। प्रश्न उत्तर संख्या 10, उसके बाद उत्तर लिखना स्टार्ट किया। पहला है इसमें, भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध, पहला हो गया। दूसरा है मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? जो जब औद्योगिकरण का मतलब उदय हुआ तो उसी से कुछ लोग पढ़ लिख गए, शिक्षित हो गए, उन्हीं को मध्यम वर्ग के अंतर्गत कहा गया, रखा गया। उसके बाद तीसरा है आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन कैसे? जो अंग्रेज थे उन्होंने किसानों से कर दुगना वसूला, उनसे काम करवाते थे, उनको रुपए नहीं देते थे, मजदूरी वगैरह बहुत कम कर दी, तो इसीलिए लोग गरीब हो गए। तो इसी आर्थिक परिवर्तन से मतलब गरीब होने के कारण उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो ये प्रमुख कारण था आर्थिक परिवर्तन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि अथवा में है, संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, आप जरूर तैयार करके जाइए अथवा में। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है, हमने लिखा है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखी। हमने नोट्स बनाए हैं इसमें। संघवाद की पहले डेफिनेशन देखते हैं। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हैं। जैसे कि हमारे भारत देश में उदाहरण, जैसे भारत में 3 स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। उसके बाद हमने हेडिंग डाली है संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस तरह आपको डालना है हेडिंग, उसके बाद लिखना पॉइंट वाइज स्टार्ट करना। पहला, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, पहला हो गया। हमारे यहाँ 2 या 2 से, अभी जैसा कि हमने देखा। दूसरा पॉइंट है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। बिल्कुल सही बात है, राज्य सरकार, केंद्र सबकी के जो अधिकार हैं वो संविधान में वर्णित हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार के द्वारा बदला नहीं जा सकता। कोई मतलब ना तो राज्य सरकार बदल सकती ना केंद्र सरकार, सभी पर मतलब विचार विमर्श करके ही बदल सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट, अदालत को संविधान व विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद पांचवा है, केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। तो आप 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, एनफ है, पर्याप्त है, इतने आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। एक पॉइंट आप और भी जोड़ सकते हैं, वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। इसमें है छठा, विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए वित्तीय स्वायत्तता निश्चित की गई, मतलब उनका जो वेतन है वो निश्चित किया गया है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो कि 11वां है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं इसका उत्तर हम। ये है
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आइए, अब तैयार कर लीजिएगा। राजनीति में जाति, जैसे कि सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। राजनीति में जाति के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूप हैं, जो निम्न प्रकार हैं। आप सिर्फ इतना लिखिएगा कि राजनीति में जाति के निम्न रूप देखने को मिलते हैं। पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। उसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिए कि नकारात्मक और सकारात्मक, थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, जिसमें पॉइंट वाइज लिख देना है। तो पहला हम देखते हैं नकारात्मक पहलू। नकारात्मक क्या है? पहला पॉइंट लिखना है, उम्मीदवारों का चयन करते समय पार्टियां मतदाताओं की जाति को ध्यान में रखती हैं। राजनीतिक दलों को यह ध्यान रखना पड़ता है कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों को उचित स्थान दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। और जो दूसरा पॉइंट है, दलों के लिए प्रचार करते समय राजनीतिक जो नेता हैं अपने समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए जातिगत भावनाओं को विशेष स्थान देते हैं। जैसा कि आज भी देखा गया है कि कई नेता हैं जो कि अपनी जाति के लोग हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। ये नकारात्मक पहलू हो गया। उसके बाद सकारात्मक पहलू क्या है? सकारात्मक पहलू है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक व्यक्ति के एक मत की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को बेबस किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने के लिए सक्रिय हों। बिल्कुल सही बात है। सभी को अधिकार दिया गया है कि आप राजनीति में आ सकते हैं और आपको मतदान करने का भी अधिकार है और समर्थन भी आप पा सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है, देश में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है। मतलब एक ही जाति से कोई नेता नहीं बन सकता। प्रत्येक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक जाति और एक से अधिक समुदाय के लोगों का विश्वास जीतने की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सत्तारूढ़ दल और मौजूदा सांसद या विधायक अक्सर हमारे देश में चुनाव हारते हैं। यदि जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं था। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि कई नेता जो जातिवाद करते हैं वो हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह अपनी ही जाति के लोगों को बढ़ावा देते हैं, उन्हीं को महत्व देते हैं, इसीलिए हार जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते तो वह नहीं हारते हैं। आपको सिर्फ इसमें 2 लिख दें तब भी ठीक है, इसमें 2 लिख दें, पर्याप्त पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अथवा में है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। 3 नंबर के है ये क्वेश्चन। इसमें तीनों नेताओं के जो नाम हैं वो 1-1 नंबर के हैं। तो इसमें देखते हैं हम इसका उत्तर। हमने लिखा है, पहले इसमें है मेजनी, दूसरा है काबूर, तीसरा है गैरीबाल्डी। तो इस तरह ये हमने प्रश्न देखे। तो जो अगले प्रश्न है, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मानचित्र संबंधी प्रश्न, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।